सबसे बड़ी बात पहला कि बच्चे का अपना कमिटमेंट कितना है, वो खुद से कितना टाइम देगा। सेकंड होगा मेंटोरशिप, जो बहुत बड़ा रोल अदा करे, क्योंकि जो बच्चे सीटेट देके भी फ्रेश निकल कर आए हैं, इस सहारे बैठे हुए हैं कि पीवाईक्यू करने से ना आपको एक फील गुड फैक्टर आ जाता है कि हाँ भाई मेरा जो है ना निकल जाएगा, तो मेरे को अपनी तैयारी का थोड़ा आइडिया आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता करना है कि अगर उसमें जो क्वेश्चन आया है, जितने भी ऑप्शंस आए हैं, तो बढ़िया तरीका ये है कि जो 4 ऑप्शन है ना, उसमें आंसर बी जानने के बाद ACDE को हटा देना, ये आपका सुसाइडल स्टेप है। कहूँगी वही बड़े समय के बाद आई है वैकेंसी। ये मौका आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, जी जान लगा लीजिए कि अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे प्रेप मैट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम आपको एक विशेष हस्ती से मिलाएंगे जो आपके DSSB PRT के लिए स्पेशल होंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आपके मैंने बहुत सारे सवाल देखे कि PRT में जो CDP का सेक्शन है उसको आप कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए आपको क्या सही होगा, कहाँ से आपको जो है पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, और पीछे का इतिहास क्या रहा है इस DSSB के PRT की वैकेंसी का, इन सब पे आज चर्चा हम लोग करेंगे। और आपको हम मिलाएंगे आज आंचल मैम से, वो आंचल मैम जिन्हें आप बहुत समय से जानते होंगे और अभी कुछ समय से मैडम आपको दिख नहीं रही होंगी, तो उन्हें जो है आज हमने स्पेशल आग्रह पे बुलाया है और आप सभी के प्रश्नों का जो है वो जवाब देंगी। तो कुछ प्रश्न जो हमारे पास हैं मैं उनसे पूछूंगा और कुछ जो है उनके अनुभवों को हम लोग देखेंगे इस वैकेंसी के लिए। तो मैम, मैं आपसे कहूँगा कि जो बच्चों का आपका इंतज़ार था, बच्चों का आपको आपसे मिलने का, उसमें आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं इतने समय तक का, और आप इस क्षेत्र में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और सबसे ज़्यादा टाइम दिया है इस CDP में देखा जाए तो बच्चा आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आए। और जैसा कि बच्चा आपको एक गुरु मानता है, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करें और एक बार आप बच्चों को जो है मार्गदर्शन करें इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। अब DSSB PRT की वैकेंसी आने पर पहले तो सभी को मैं बधाई दूंगी। अ लॉन्ग अवेटेड वैकेंसी एट लास्ट एक लंबे अंतराल के बाद हमें देखने को मिली है। हाँ, अभी नंबर थोड़ा कम है क्योंकि अभी MCD वालों ने अपनी वैकेंसी नहीं दी है, जल्दी ही वो भी आ जाएगी। तो इस उम्मीद के ऊपर मैं आज की चर्चा को शुरू करूँगी। अब जो सवाल बच्चों के मन में आते हैं, उन सवालों में कई जो बच्चों के मैसेजेस वगैरह मैं भी देख रही हूँ, तो उनका ये है कि अब की बार पहली बार DSSB में ये लिखा गया है कि NCTE बेस्ड करिकुलम, जो आज तक पहले कभी नहीं रखा था। तो ये अपने आप में क्या है? तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अभी जितनी भी लास्ट अभी जो भी वैकेंसीज वगैरह आई, आपने देखा होगा DSSB ने अपना एक सिलेबस प्रॉपर जारी किया है। हाँ, जनरल पार्ट का जो आपका पेपर A है उसका तो सभी में सेम है, वो आपका PRT TGT PGT दैट रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल स्लॉट। अब बारी आती है कि अब की बार हमारे पार्ट B में क्या ये जो नई गाइडलाइन आई है, क्या ये आपकी तैयारी को अफेक्टेड करेगी या नहीं करेगी? तो मेरा जवाब होगा हाँ। अब किस तरह होगी ये तैयारी आप लोगों की, तो समझिए थोड़ा। होता क्या था सर पहले कि जहाँ का भी वैकेंसी निकला है उस स्टेट का अपना एक DLED वगैरह का या जो भी उन लोगों का अपना एजुकेशन का प्रोग्राम है, उनका एक अपना सिलेबस होता है।
वो सिलेबस को ही फॉलो किया जाता है। तो चाहे वो सुपर टेट हो आपका प्राइमरी का या राजस्थान का पेपर हो, तो सभी में ये एक ट्रेंड देखा गया है कि स्टेट का अपना एक लोकल फ्लेवर जो होगा वो आपको मिलेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि कईयों में आपका पेपर ए भी होगा तो उसमें आएगा, अगर आपका हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा का जीके आएगा। इसी प्रकार हर स्टेट का ना पेपर बनाने का तरीका अलग है। अब चूंकि हम लोगों को तो ये है कि पैदा भी यहीं हुए हैं और यहीं की ही ज़मीन से हमने सब कुछ पाया है, तो बड़ा लंबा समय यहाँ पे देखा कि पेपर किस किस प्रकार पेपर ने करवट ली। अगर बात करें तो 2017 तक सर ये पेपर हुआ करता था बिल्कुल ऑफलाइन। 2017 में अचानक ही दिवाली के आसपास की ही बात है, हमारी बहुत अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लगा कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेपर कैंसिल हो गया। अब वो पेपर जब 2018 में आया तो वो बड़ा ही बदले हुए रूप में आया। और वो बदला हुआ रूप ये था कि लोगों को पता नहीं था पेपर ऑनलाइन भी होगा। उस समय ये जो दौर है ये बस शुरुआती उसी में ही था, समय में था। तो एकदम से ये पेपर जो आ गया कि ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। जो एमसीडी था उन्होंने पेपर अपना ऑफलाइन लिया, एनडीएमसी ने पेपर अपना ऑनलाइन लिया। अब की बार एमसीडी का भी नहीं है वैकेंसी, वो भी आएगी। तो उसके बाद इसमें जो आपकी वैकेंसी आप कह रहे थे एनडीएमसी और एमसीडी का, तो इस बार मतलब एकदम एमसीडी का वैकेंसी नहीं है। अब की बार डीओई और एनडीएमसी ने दी है। तो मेन जो होती है वो हमेशा एमसीडी की होती है। बड़ा नंबर जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग अ गुड नंबर दिस टाइम, लेकिन अब की बार नंबर जो है कम आया है। तो क्या लगता है इसमें एमसीडी में कब आना चाहिए? जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि अब अगर शुरुआत हो गई है तो जल्दी ही वो भी आ ही जाएगी। क्योंकि मैं बताती हूँ लास्ट जो वैकेंसी हमने एक अच्छा नंबर देखा था वो था 2017 में, जब आप मानिए कि 4+ यानी कि 4,500 के तकरीबन लगभग इतनी वैकेंसी आई थी। उसके बाद से इतना बड़ा नंबर देखने को नहीं मिला। उसके बाद वही आपको 1000 में 1000 तक में मिल जाए। बल्कि 2019 की अगर बात करूँ तब तो मेरे ख्याल से 600 वैकेंसी निकल कर आई थी। पर ये है कि वो दौर कम से कम जारी रहा कि वैकेंसी आती रही कंसेक्यूटिवली। तो आज तक एक ही बार आई है, वो 18 और 19 में जब इकट्ठी आई थी। और वो भी रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया कि पेपर कैंसिल हुआ था, तो इस कारण लोगों को लगा कि 18 और 19 दोनों में आ गई। फिर उसके बाद जाके 21 में आई और वो पेपर फिर हमारा 31 मार्च 2022 तक चला। फिर तो फिर केवीएससी आ गया था। तो अब हम देखकर चले तो लास्ट जो पेपर हुआ था वो 31 मार्च 2022 का। उसके बाद आज हमारे को देखने को मिल रही है। हाँ, इसमें अब की बार एक जो चीज़ देखने को मिल रही है जो काफ़ी बच्चों में एक अवसाद भी पैदा कर रहा है, वो ये है कि सीटेट का पेपर नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा नंबर इस पेपर को देने में वंचित रह जाएगा। ठीक है। तो अब ये चीज़ ये नहीं है कि ये भी पहली बार हुआ है, ये 2018 के टाइम भी हुआ था। क्योंकि सीटेट भी 30 सितंबर 2016 के बाद ये आया पेपर 9 दिसंबर 2018 को। तो उस टाइम कैसे हुआ मैम? जैसे अभी के बच्चे हैं हाँ। जिनका सीटेट नहीं हो पाया जबकि वो डीएलएड क्वालिफाइड है, तो उनको फिर सरकार क्या करेगी? तब उसमें ये हुआ था कि बच्चों ने अपनी जो भी याचिका वगैरह दायर करी तो उनके पक्ष में ही आया था फैसला। और पहली बार अगर मैं इस समय के हिसाब से देखूं तो 2018 में सर पहली बार विदाउट सीटेट बच्चों को मौका मिला, क्योंकि 2 साल से सीटेट निकला ही नहीं था। तो बच्चों की कोई गलती नहीं। अब इसमें से अगर आप कहोगे कि अभी भी वो वेट करे, तो ये तो है नहीं कि DSSB का पेपर आपका सीटेट का है कि जी आपका ना साल में 2 बार होगा। अरे ये 3 साल में 1 बार हो जाए गनीमत है। तो इस समय इन बच्चों को छोड़ना, ये मेरे ख्याल से उन बच्चों के साथ भी ज्यादती होगी। तो इन लोगों को भी 2016 के टाइम के बाद जब सीटेट का गैप आया था तो उन बच्चों को जिस प्रकार स्वीकृति मिली थी तो इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। और एक और बच्चों का है मैम, जैसे कि आपका ये आपके वैकेंसी टाइम से ज्यादा हो गई आते आते, तो इनकी एज रिलैक्सेशन का भी डिमांड रहा, बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन मैं बता दूं DSSB का जितना समय से हम लोग करा रहे हैं ये घुटने नहीं टेकने वाले। क्योंकि आप देखिए कि पहले पीजीटी की भी एज हुआ करती थी अच्छी, लेकिन इन्होंने उस एज को बढ़ाने की बजाय उसको घटा दिया है। तो अगर उन्होंने उसको घटा दिया तो फिर दे आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनी अदर स्लॉट। वो स्पेशल ट्रीटमेंट किसी स्लॉट को नहीं देंगे कि पीआरटी के अंदर आपकी बढ़ा देंगे, तो वो उन्होंने पीजीटी वालों को भी नहीं दिया। तो ये तो आप एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये बच्चे मिलकर अपनी याचिका दायर करेंगे तो जिन बच्चों का सीटेट अभी नहीं हो पाया, दे आर स्टिल वेटेड कि भाई हमारा सीटेट भी हो, तो उन बच्चों को मौका मिल सकता है। ठीक है।
जैसे अभी DSSS-PRT है और एक KVS-PRT होता है, तो इनमें ये दोनों अलग हैं या कैसे अलग हैं उसका, जैसे बच्चों का सवाल ये रहता है। हाँ, देखिए, पेपर के पैटर्न से लेकर सैलरी तक और यहाँ तक कि आपको सैलरी आप तो जो मिलेगी सो मिलेगी, आपको स्टेशन कौन सा मिलने वाला है। तो दिल्ली बेस्ड जॉब है ये आपकी, क्योंकि दिल्ली सरकार की जॉब है, तो यहाँ पर ये सेंट्रल लेवल की नहीं है, दिल्ली की है। तो आपको नौकरी बड़े इत्मीनान से आपको अपने घर के आसपास में ही मिलेगी, कोई लंबा चौड़ा आपको जाना नहीं होगा। सैलरी अगर देखिए तो हाँ, स्टेट्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्केल बहुत अच्छा है। और अगर आपको NDMC में मिलता है तो सर वहाँ पे ना चीज़ें बहुत बेहतरीन है। अच्छा। MCD में अभी भी लोगों का रहता है सैलरी टाइम पे नहीं आती, लेकिन NDMC के अंदर आपको सैलरी वगैरह टाइम पे मिलती है। स्कूलों की अगर आप हालत देखोगे तो ये नहीं है कि बेकार सी हालत है, नहीं, बहुत अच्छे हैं। NDMC के स्कूल MCD के स्कूल से कंपैरेटिवली बहुत अच्छे। Okay. तो KVS-PRT का जो पेपर होता है उसमें CDP जिसको बच्चे कॉमनली कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे करेक्ट कर दूँ, एक्चुअली DSSS-PRT में टीचिंग मेथडोलॉजी है। तो जब हम इसको बार बार CDP बोलते हैं ना, तो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये आता है, अच्छा हमारा CDP का पेपर आपकी बार 100 मार्क्स का है। नहीं, ये पेपर को आप CDP से बिल्कुल कंपेयर करें ही ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सेक्शन बी है जिसे हम कह रहे हैं, और वो 100 क्वेश्चन का है, जिसमें हमें, जैसे मेरा टीचिंग का एरिया नहीं है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि CDP का पेपर है, तो ऐसा वो नहीं है। हाँ, एज अ ले पर्सन आप कह सकते हैं जिनका टीचिंग का तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं तो देखती हूँ बच्चों के बीच में भी यही बात चलती है कि वो इसको भी CDP कह के नहीं, बोलते बच्चों हैं। के साथ साथ में मैंने देखा संस्थान भी है, वो हाँ, बार बार यही दिखा रहा है कि CDP प्लस है, CDP का ये सब कुछ हम करेंगे, तो उसमें अंतर है, मतलब उसमें अंतर है। इनफैक्ट जो मेंटोर्स भी है, एक सीटेड एजुकेटर और एक DSSS को टीचिंग मेथडोलॉजी को पढ़ाने वाले टीचर, दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि आप जिस तरीके के पेपर को डील करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही आपके पास कंटेंट होता है और क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम इस पेपर की बात करते हैं तो ये पेपर बिल्कुल जुदा है आपके KVS-PRT के पेपर से, जहाँ पे इसको हम पेडागोजी के नाम से जानते हैं। और जब ये अभी लास्ट सिलेबस KVS ने भी रिवाइज करा तो उन्होंने इस पेपर को 60 नंबर का वेटेज दिया PRT के अंदर। तो वो 60 नंबर अब यहाँ पे है 100 नंबर, लेकिन कंटेंट में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आपको जरूर मिलेगी। अच्छा। लेकिन पूछने का जो तरीका है वो KVS का जो है वो थोड़ा ना रीसेंट के ऊपर आएगा। उसमें क्या होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नए बदलाव हुए हैं वो उन बदलावों की ओर ज़्यादा इंगित करेगा। लेकिन अगर आप DSSS की बात कर रहे हैं, इनका एक अलग ही पैटर्न है, वो किसी भी ऑल ओवर इंडिया आपको वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इनका पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, इनका वेटेज बिल्कुल अलग है। कहीं पर भी आपको 100 मार्क्स का नहीं मिलेगा जो आपको डेली बेस में मिलेगा। क्वेश्चन पूछने का आप तरीका कहेंगे तो मैं कहूँगी, अगर आपका दिल्ली से आपने DLED करा है या आपने BLED करा है तो आप बहुत सेफ हैं। अब इसमें होता क्या है कि पेपर आपका जैसे 100 नंबर का है, 100 नंबर का पेपर आपके 20 नंबर के 5 सेक्शन में आपका बटा हुआ है। अब सेक्शन में तो 5 है ये आपके, लेकिन अगर मैं कंटेंट के अकॉर्डिंगली देखूं तो कंटेंट आपका 3 रूपों में विभाजित है। अब वो कंटेंट क्या है, वो वही है जो आपको NCT बेस्ड करिकुलम है ना, उनके अकॉर्डिंग उन्हीं की ही लाइंस के ऊपर मैं बोल रही हूँ। और ये मैं आज नहीं बोल रही, ये बात मैं पहले भी बोला करती थी। पहला पार्ट आप लोगों का जो आएगा, जैसे आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है तो पहला 1.5 सेक्शन, मान लो 30 नंबर तक का पार्ट, वो बिल्कुल आपका बाल विकास का होगा। लेकिन इसको मैं अभी चाइल्ड डेवलपमेंट बोल रही हूँ, CDP नहीं बोल रही हूँ, P को हटा के बोल रही हूँ बाल विकास। तो यहाँ पे जो बाल विकास है ना, वो बाल विकास है जो आपकी सीटेट के पेपर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो अब जो लोग इसमें पढ़ते हैं, तो जब आप सीटेट पढ़ रहे थे या बाकी पढ़ रहे थे तो इसमें डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, बड़ा यूट्यूब पे बड़ा ही ये रनिंग या मैं कहूँ हॉट टॉपिक चलता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दिस एंड दैट। तो इसमें जो डेवलपमेंट होती है ना, वो प्री नेटल डेवलपमेंट के, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसमें किस किस प्रकार के सिंड्रोम्स होने की आशंका रहती है, उसमें आपका थोड़ा सा बायोलॉजी का जो पार्ट है कि भाई आपका जो आप समझते बच्चे कि हेरिडिटी का पार्ट नहीं, हेरिडिटी के अलावा भी जो एक बायोलॉजी का भी पार्ट है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। जैसे कि अब की बार इन लोगों ने तो पूछा था आपकी बर्थ की स्टेजेस कितनी होती है,
तो ये हर बार कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलते जाते हैं, और वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि दिल्ली ने अपना जो करिकुलम है, जो कि BLED का हो गया, इनको रिवाइज़ किया है। अब ये वो एज ओल्ड करिकुलम नहीं है जो हमारे ज़माने में आया करता था। हाँ, पढ़ाने वाले हम बहुत पुराने हैं, लेकिन अपने आप को साथ-साथ अपडेट भी करते चले गए हैं एज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो अब की बार एनसीटी बेस्ड करिकुलम में आपको 3 कंटेंट वाइज़ सेक्शन मिलेंगे। पहला आपका बाल विकास का पार्ट होगा, फिर उसके बाद जब ये 1.5 सेक्शन, मतलब अमूमन मान के चलिए आप 30 प्रश्नों के बाद या 32 प्रश्नों के बाद आगे के जो प्रश्न आएँगे वो आपके पेडागॉजी के आएँगे। अब बच्चों के दिमाग में सर ये बात भी आती है, पेडागॉजी, हाँ मैम वो तो सीटेट में भी आती थी। हाँ, सीटेट की पेडागॉजी आपको हेल्प करेगी, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पे ना पेडागॉजी 2 भागों में है। एक पेडागॉजी आपको मिलेगी जनरल। तो जहाँ पे आपका सेक्शन बता रही थी कि 1.5 के बाद जो बचा हुआ आधा सेक्शन है और उसके आगे वाला एक सेक्शन, यानी कि आप मान लो फिर मैं कह रही हूँ 30 प्रश्नों की बात, वो आपका जो पेडागॉजी का पार्ट होगा वो जनरल पेडागॉजी होती है। उसको हम कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट आपकी क्या होगी, वहाँ पे लीडरशिप स्टाइल क्या होंगे, टीचर के क्या-क्या रोल अपने अंदर के होंगे, या यहाँ पे किस-किस प्रकार से टीचर जो है बच्चों को बताएगा कि विषय के अकॉर्डिंगली आपका इंटरडिसिप्लिनरी क्या है, ट्रांस क्या है, इंट्रा क्या है। ये जो पेडागॉजी है ये एक जनरल पेडागॉजी है, यानी कि वो पेडागॉजी दैट विल रन अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स पेडागॉजी। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट पेडागॉजी में। अब कंटेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे काफ़ी बच्चे जानते हैं ये इस बात को, अब तो सभी जानते हैं कि काफ़ी हद तक आपको NIOS का कंटेंट देखने को मिलेगा और उसमें से आपको प्रश्न हूबहू भी मिलेंगे। एक बार तो क्या हुआ सर, 2018 में जब पहली बार ये पेपर आया तो लोगों ने बड़े स्क्रीनशॉट शेयर करे। मतलब जैसे हम बच्चों को एक बुक पढ़ाते हैं एनसीईआरटी की, तो हम बैक में कुछ क्वेश्चन देते हैं या हम टेक्सचुअल क्वेश्चन बीच में डालते हैं, हूबहू वही क्वेश्चन वही ऑप्शंस के साथ पेपर में बच्चों को देखने को मिले। और NIOS की वो किताबें तो मार्केट से ऐसे उठी जैसे कोरोना के टाइम के ऊपर जिस सैनिटाइजर को कोई पूछता नहीं था, वो सैनिटाइजर सबसे ज़्यादा बिका। तो 2018 के बाद वो जो नियोस की किताबें जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, वो किताबें धड़ धड़ाधड़ बिकने लग गई। और उसी के आधार के ऊपर अगर अभी भी आप मार्केट में जाएंगे, ऐसी कोई किताब या यूट्यूब के ऊपर DSSB PRT के पेपर B के थंबनेल के ऊपर आपको हमेशा मिलेगा NIOS, आगे जो भी आप टैगलाइन डालते हैं, क्योंकि सभी को भी ये पता है, दिस इज नो मोर अ सीक्रेट नाउ, सभी जानते हैं कि कंटेंट आपका NIOS से आएगा। लेकिन अब आता है कि क्या पूरा आ जाएगा? अब सबको पता है तो सारे पढ़ लो बैठकर। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि 2 साल का DLED का कोर्स है, उस 2 साल के DLED के कोर्स के अंदर अगर आपको लगता है कि आप उस 2 साल की जो किताबें हैं वो 4 या 5 महीने की तैयारी में आप घोट-घोट के ऐसे पिएंगे कि उनके तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप, आपके तो क्वेश्चन आने MCQ, आपके तो लाइनों के भी बीच में। हम कहते हैं ना, एक तो आपका होता है कि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यहाँ तो मैं कहूँगी यू हैव टू रीड बियॉन्ड द लाइन्स। तो ऑन द लाइन, बिटवीन द लाइन, बियॉन्ड द लाइन, तो ये आप बियॉन्ड द लाइन वाले सेक्शन के अंदर है जिस पेपर के लिए आप लोग कम्पीट करने बैठे हैं। तो इसको कम्पीट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आपकी इसमें ना सभी जैसे बताते होंगे कि आपकी 10 किताबें हैं, एक्चुअली कोर्स कोड जरूर आपके 501 से लेके 510 है, लेकिन एक्चुअली वो है 11 किताबें। अच्छा, और वो 11 इसलिए है क्योंकि 503 वाला जो पार्ट है वो लैंग्वेज का है। अब लैंग्वेज हमारी इंग्लिश भी है और हमारी हिंदी भी है, तो क्वेश्चन आपकी अगर उन्होंने पेडागॉजी उठानी है तो इंग्लिश की पेडागॉजी, हिंदी की पेडागॉजी दोनों में आएंगे, क्योंकि दोनों में जो शिक्षण विधियां हैं आपकी वो अलग अलग है, तो दोनों में से ही निकल कर आएंगे। तो किताबें आप लोगों को अगर लग रहा हो कि 10 है तो वो 10 नहीं है, किताबें आप लोगों की 11 है। ठीक है। तो मैम जैसे अभी बता ही रही थी आप, तो ये कैसे, मतलब इतना कंपटीशन है तो इसमें जो चीजें आपका निकल के आता है कि अभी ये 4 महीनों में कैसे बच्चा जो है अपने आप को तैयार करे? सबसे बड़ी बात, पहला कि बच्चे का अपना कमिटमेंट कितना है, वो खुद से कितना टाइम देगा। सेकंड होगा मेंटोरशिप, जो बहुत बड़ा रोल अदा करे। सही है। क्योंकि जो बच्चे सीटेट देके भी फ्रेश निकल कर आए हैं, वो तो जहाँ से बच्चों का सीटेट निकलता है तो उनके लिए वही बच्चों के लिए आइडियल मेंटोर होते हैं। चलिए, लेकिन इसके अंदर करना क्या होगा कि बच्चों को ना ये समझना होगा कि हमें स्ट्रैटेजिकली वो 11 किताबें घोट कर नहीं पीनी है,
उसमें बहुत सारे पार्ट आपके ओवरलैपिंग भी है। आपको बहुत सिलेक्टिवली आपको स्टडी करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है और एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली भी आपका 3 भागों में डिवाइडेड है। तो आपको देखना होगा कि बाल विकास का पार्ट हमें कहाँ से पढ़ना है। तो इसके लिए इनकी किताब है, कोर्स कोड है 506। उसका इन लोगों को ना केवल बाल विकास के नाम के ऊपर 2 ब्लॉक लेने हैं और बाकी चीज़ें इनको टीचर को देनी पड़ेगी। अब होता क्या है, बच्चों को ये लगता है कि जो भी हमारे को कंटेंट मिल रहा है NIOS का, जिसकी पीपीटी लगा दी जाती है, उस पीपीटी को तो आप भी पढ़ सकते हैं। अब उस पीपीटी को जो भी लगा के पढ़ाया जा रहा है, क्या हर लाइन के ऊपर आप बच्चे को MCQ बना के दे रहे हैं? जितना प्रैक्टिस करेगा वो ज़्यादा अच्छा। हाँ, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो तो उसी में से क्वेश्चन बनाएगा। और इसमें एक खास बात और होती है सर, ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा, शिफ्ट में होगा। ठीक है। अगर आप मुझे पहली शिफ्ट का पेपर दिखाते हैं तो मैं आपको अगली शिफ्ट का पेपर प्रेडिक्ट करके दे सकती हूँ। क्योंकि एग्जामिनर का एक डिफ़िकल्टी लेवल, जैसे ये तो टीचिंग वाले बच्चे हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप पेपर बनाते हैं ना तो आपको ये पता होता है कि हमारा डिफ़िकल्टी लेवल क्या होना है। तो आप उसके अंदर ना, जैसे सुबह की शिफ्ट में जो पेपर आया तो उसमें से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनकर आएंगे अगली शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन है। जैसे मॉर्निंग में आया, इसमें विकास का कौन सा आयाम है, तो अगले में आएगा कौन सा नहीं है, और इसमें कहीं में आ जाएगा, अगली वाली में आ जाएगा, उनका ना मिलान कीजिए। तो आपका एक ही क्वेश्चन है और वही एक क्वेश्चन अलग अलग रंग में आपको अलग अलग सूरतों में दे दिया जाएगा, बिकॉज कंटेंट आपका वही रहेगा, बट उस कंटेंट में से हर शिफ्ट में से उन्होंने क्वेश्चन निकालना है। तो एग्जामिनर के ना यहाँ पे कुछ फेवरेट पेजेस होते हैं, और वो फेवरेट पेजेस में क्या होता है, दे हैव एक्चुअली मार्क दो थिंग्स कि यहाँ से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो वो वही वाला उठाते जहाँ पे ना पॉइंट से रखे। जैसे मैं बताती हूँ, इनका एक होता है थिंकिंग स्किल वगैरह का पार्ट होता है, या पर्सनालिटी में कुछ स्टेजेस वगैरह का पार्ट है। अब उनको पता है किसी ने अगर 5 स्टेज दी है तो अब उनको 5 क्वेश्चन मिल गए, उस 5 को भी वो नहीं के साथ जोड़ के उसको बना देंगे 10 में। उसी के अंदर वो मैच भी बना देंगे, उसी के अंदर वो क्या करेंगे, एजर्शन और रीजनिंग बना देंगे, उसी में वो बना देंगे कि बताइए इसमें हमने 2 स्टेटमेंट दिए, पहली सही है दूसरी गलत है, या वैसा वैसा करके बना देंगे। तो उनको जहाँ पे ये गुंजाइश मिल पा रही होती है कि पॉइंट्स जहाँ पे मिल रहे हैं, आप समझ जाइए क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आना ही आना है। क्योंकि एग्जामिनर को भी ये देखना है कि मुझे एक डिफ़िकल्टी लेवल को बिल्कुल सभी के लिए एक समान रखते हुए वो कंटेंट भी वही बनकर आएगा। ठीक है। तो मैम, बच्चों का जैसे अब ये है कि इतनी सारी यूट्यूब है, इतने सारे जो है आपके मेंटोर हैं, तो और इतने सारे बैचेस हैं, तो कैसे जो है बच्चा अपने आप को ये देखे कि मुझे कहाँ जाना है, और हम और आप मिलके उनके लिए क्या कर सकते हैं अभी? देखिए, पहला कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस वगैरह के लिए बुक खरीद रहे हैं, कुछ भी करें, NIOS का जो कंटेंट बच्चे बताते भी हैं और हम भी कहते हैं पढ़िए आप, सर उस कंटेंट में इतनी गलतियां हैं ना कि अगर आप इंग्लिश टू हिंदी में जाएंगे ना तो पॉलिसीज़ को लेकर इतना गलत लिखा हुआ है। मैंने अपना जब बच्चों को पढ़ाया करती रही जितने समय, तो मैं बच्चों को बताती थी ये वाले पेज नंबर पे आइए, यहाँ पे ये लाइन गलत लिखी हुई है। NIOS में मुश्किल क्या है, वो जो कंटेंट बना हुआ है, दिस हैज नॉट बीन रिवाइज्ड येट। वो जो लिखा गया सो लिखा गया, वो सदियों तक चला आ रहा है। अब उसके बाद जितने रिसेंट डेवलपमेंट हुए, आप पॉलिसी की बात लेके चल लीजिए। अगर मैं कहूँ NEP 2020 के बारे में कोई जिक्र है, कुछ नहीं है। NCF के बारे में जिक्र है, कुछ भी नहीं है। तो अब जो है समावेशी शिक्षा के दायरे में हम जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव कर रहे हैं वो समावेशी में कर रहे हैं। अब कितनी नई चीज़ें उसमें आ गई है। वही चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो आपको ना आपका पहले मेंटोर खुद अपडेटेड होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि क्वेश्चंस के लिए ना कई बार आप लोगों को जो भी बुक्स आप खरीदते हैं ना उसमें भी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल गलत होते हैं, क्वेश्चन भी पुराने होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर यहाँ पे जो हम एक लगाते थे कि PYQ का आजकल बहुत गाना गाया जाता है, तो एग्जामिनर जो बनाने वाला है क्या उसको ये बातें नहीं पता है? तो जो लोग इस सहारे बैठे हुए हैं कि PYQ करने से ना आपको एक फील गुड फैक्टर आ जाता है कि हाँ भाई मेरा जो है ना निकल जाएगा, तो मेरे को अपनी तैयारी का थोड़ा आइडिया आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता करना है कि अगर उसमें जो क्वेश्चन आया है, जितने भी ऑप्शंस आए हैं, तो बढ़िया तरीका ये है कि जो 4 ऑप्शन है ना उसमें आंसर B जानने के बाद ACDE को हटा देना, ये आपका सुसाइडल स्टेप होगा। आपको उसके बाद क्या करना है, जब 4 ऑप्शन है ना तो आप पूछिए कि अगर B आंसर बन रहा है तो ACD क्यों नहीं बन रहा, और अगर ACD बनता
तो प्रश्न मेरा क्या रहा होता। तो जिस दिन आपका मेंटोर आपको ऑप्शन से प्रश्न बना दे, जिसको ये बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे कि पियाजे की रिवर्सिबिलिटी के ऊपर आपको ले आए, तो उस दिन आप समझिएगा यू आर इन सेफ हैंड्स। और दूसरी बात ये है, हम ऑफलाइन के पढ़ाने वाले टीचर है जो कोरोना की मार से ऑनलाइन के ऊपर आए थे, तो हमें तो आदत आज भी वही है कि आपने हमें एक मार्कर पकड़ा दिया, एक बोर्ड दे दिया, बोर्ड है, मार्कर है, उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन बनवाने हैं आप एक डाउट दीजिए और आप कहें मैडम इस पे क्वेश्चन बनाए, तो हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसीलिए हमारे को क्वेश्चन की एक मोहताजी नहीं रहती है कि कोई किताब आपको दे दी जाए। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सेल्फ डिज़ाइन होते हैं, वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि पिछली उस पेपर के एनालिसिस को करने के बाद कि एक एग्जामिनर का थिंकिंग लाइन कहाँ पे चल रहा है, उस थिंकिंग लाइन को अगर आप पकड़ लेते हैं फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती और आप बच्चे को उसकी मंजिल तक ले जाते हैं। तो अब ये बच्चे मेरे ख्याल से टीचर बनने जा रहे हैं, ये इतने समझदार होंगे कि हमारा मेंटोर किस प्रकार का हो। तो इनको पता होना चाहिए कि क्या आपका मेंटोर का अपने कंटेंट के ऊपर पकड़ सिर्फ पीपीटी तक ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पीपीटी आपकी नहीं चली तो आपके ये सही है। तो देखिए, आप सभी के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैम बता रही थी कि जो क्वेश्चन है आपका, जो पीपीटी है, मैम हमें जो आपकी टीचर रही हैं वो ऑफलाइन की रही हैं, तो ऑफलाइन में लगातार जो आपका मेहनत रहा है उन्होंने अपना दिखाया किया है, और जो आज के टाइम पे जो आपके चल रहे हैं चीज़ें, उसमें होता क्या है कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो हमने बना के लाए हैं वो हमें है वो बच्चों को बताना है। बच्चा सवाल सामने से पूछ रहा है, डाउट्स पूछ रहा है, वो नहीं होना है। तो उसका जो है आपका सॉल्यूशन आपकी मैडम बता चुकी हैं कि आप लोग जो है उसी से जुड़िए जो आपको आपके डाउट्स को क्लियर कराए, उन तीनों ऑप्शन को क्लियर कराए, जो तीनों ऑप्शन वो छूट जा रहा है। ठीक है, तो आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं जैसा कि मैम ने आपको बताया, तो आपको उसी तरीके के स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैम आप जैसे इन बच्चों को अभी पढ़ना हो और आपसे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपका बच्चे इंतज़ार भी कर रहे हैं और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद हमें लग रहा है कि अब हम लेट भी हो चुके हैं, तो अभी जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे बच्चे? देखिए, अगर आपने बहुत सीरियसली बच्चों को लेके चलना है तो आनन फानन में तो आप बैच शुरू करेंगे। आपके पास भी एक अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, भले ही आप कितने ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी आपको जब भी युद्ध में उतरना है तो आपको अपने हथियारों को लेके उतरना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने थोड़ा टाइम लिया है, ज़रूर लिया है। तो अभी तो आज तो फॉर्म भरने शुरू किए गए हैं, तो हम भी इस बात का आज ही श्री गणेश कर देते हैं। तो आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। प्रेप मैट्रिक्स के सौजन्य से आपको सभी चीज़ें जितनी भी है, चाहे वो कंटेंट को लेकर है, क्वेश्चंस को लेकर है, सभी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अब देखना ये है कि आप लोगों को कौन सा तरीका भाता है जो कि आपके लिए फिजिबल हो। अगर 2 लोग बहुत दूर के हैं और वो लोग दिल्ली नहीं आ सकते तो उनके लिए तो यही अच्छा है कि वो अपना एक ऑनलाइन बैच ले, और हमारे ऑनलाइन बैच में आपके कंटेंट वगैरह भी आपको मिलेगा, उसका PDF वगैरह भी मिलेगा और बाइलिंगुअल मिलेगा। तो कई बच्चों का बहुत सा डाउट रहता है कि बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा। तो जिस भाषा में आप लोगों ने मेरे को सुना है तो इट विल बी मोर और लेस लाइक दैट, तो बाइलिंगुअल ही रहेगा जी। और तो हाँ बताएं। टेक्निकल टर्म तो हमेशा ही आप लोगों को दोनों रूपों में दी जाएगी। तो आप सभी के लिए मैम का जो है, हमारी जो अपनी ये संस्था है, मैम की अपनी संस्था है प्रेप मैट्रिक्स, जिसमें आप सभी लोगों का हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अब ऑफलाइन के लिए आप लोगों को, दिल्ली के बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए GTB नगर और मुखर्जी नगर सुना होगा, तो यहाँ पे आपके जो है बैचेस अवेलेबल है। मैम अपना समय निकाल के दे रही है, ऐसे समय मैम के पास है नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे ढूंढ रहे हैं, बच्चे हमें इंतज़ार में हैं, तो और बेहतर करना है बच्चों की भी बात। जैसे मार्केट जो चल रहा है उस हिसाब से, अब इसको बिजनेस ही आप कह लीजिए, मार्केट ही कह लीजिए, तो उस हिसाब से जैसा कि देखने को मिला पूरा, उसमें जो बेहतर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैम ने कहा कि ठीक है, हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को बेहतर करने के लिए मैं भी अपना अनुभव जो है जो रखी हूँ वो देना चाहूँगी, और फिर से एक बार मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। तो आपका यूट्यूब पे जो ये चीज़ें हैं वो जारी हैं, इसके साथ साथ और भी आपको कुछ क्लासेस मैम दे देंगी, वो भी विशेष आग्रह पे, और एप्लीकेशन पे आपकी जो है क्लासेस बैचेस आपको मिल जाएगा।
नोट्स जैसे हो गया, एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चंस हो गए, ये सारी डाउट्स जो बच्चों के रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगा। तो हमारा जो है आपका संपर्क नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपको दिख रहा होगा, तो इस पे आप अपना जो है जितने भी क्वेरीज हैं आपका वो पूछ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको मैम से बात करना है तो हम उनसे भी आपको बात करा देंगे। ये तो सीडीपी के लिए और टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए होगा। इसके साथ फर्स्ट पेपर की भी जो आपकी है, तो फर्स्ट पेपर में हमारी टीम बहुत बेहतर है। वो आपको जो है आपकी जो उनकी क्लासेस हैं वो आपको हमारे चैनल पे दिख रही होंगी। वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर जीए की आपकी जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक है। तो इस तरीके से हम पूरे बैच को जो है हमने अपना बनाया है। एक बार आप लोग जो है देखिएगा और अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की और भी पीआरटी से संबंधित सवाल आपके हैं जो कि हम इस कन्वर्सेशन में नहीं कर पाए हों, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम नेक्स्ट टाइम में इसके लिए आपको प्रश्न का जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैम कुछ आप कहेंगी? बस मैं ये कहूँगी, भाई बड़े समय के बाद आई है वैकेंसी, ये मौका आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, जी जान लगा लीजिए कि अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है मैम, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए बच्चे, तो आप लोग जो है अपना तैयारी करिए। शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।